जय हिंद। एक एसडीएम साहब अपने दफ्तर में बैठे हुए होते हैं, रोज की तरह काम निपटा रहे होते हैं। तभी एक व्यक्ति उनके दफ्तर में आता है, कुछ देर मिलता है, बातचीत करता है, दफ्तर से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही ये व्यक्ति बाहर निकल रहा था, कुछ लोग सादे कपड़ों में सीधा एसडीएम साहब के दफ्तर के अंदर एंटर करते हैं, उनको दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपको हिरासत में लिया जा रहा है, आपके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप है। दरअसल जो व्यक्ति एसडीएम के दफ्तर में आया था, उसने कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एसडीएम साहब को रिश्वत के पैसे पकड़ाए, जो एसडीएम साहब ने अपने सिपाही को यानी सुरक्षा कर्मी के हाथ में थमा दिए। सुरक्षा कर्मी के हाथ में पैसे थमाकर एसडीएम साहब तो ये सोच रहे थे कि अब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा या फिर मेरे खिलाफ कोई भी जांच एजेंसी कोई जांच नहीं कर सकेगी। पर यहां पर भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने सुरक्षा कर्मी के हाथ में पैसे होने के बावजूद फौरन एसडीएम साहब को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के जिला बेमेतरा में, जो कि रायपुर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है, यानी 1 घंटे का रास्ता है। अब यहां पर इस जिले के ग्राम भटगांव का रहने वाला तुकाराम, जो कि एक दिव्यांग है, उसकी माता के नाम कुछ जमीन होती है। अब इस जमीन पर, जो खेती की जमीन है, उस पर वो घर बनाना चाहता था या फिर कुछ और पर्पज से इस्तेमाल करना चाहता था। इसके लिए जमीन पर सीएलयू करवाना पड़ता है या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो लैंड डाइवर्जन करवाना पड़ता है, जिसके लिए अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एनओसी चाहिए होती हैं और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब इसी काम में लगा हुआ था तुकाराम, जो कि लगातार तहसील के बेमेतरा में चक्कर लगा रहा था, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देता है और फिर जाकर अधिकारियों से, कर्मचारियों से बार बार पता करता है कि मेरी एनओसी का क्या हुआ। साहब जी, मैंने लैंड डाइवर्जन के लिए अप्लाई किया है, यानी खेती की जमीन को दूसरे कार्यों में उपयोग करने के लिए मैं परमिशन चाहता हूं, पर अभी तक नहीं मिली है। पर रोज कर्मचारी और अधिकारी कुछ ना कुछ कहकर उसे कथित तौर पर दफ्तर से बाहर कर दिया करते। कई बार उसे यह कहा जाता कि जल्द ही आपको परमिशन मिल जाएगी। अब ये जो लैंड डाइवर्जन है, ये होता क्या है? इसको कई जगहों पर सीएलयू भी कहते हैं, चेंज ऑफ लैंड यूज, यानी कि जो जमीन है, गांव में अधिकतर एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि खेती बाड़ी की जमीन होती है, कृषि योग्य उस भूमि को अगर कोई व्यक्ति घर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है या फिर कॉमर्शियल पर्पस से इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसके लिए सीएलयू करवाना पड़ता है, यानी कि लैंड डाइवर्जन करवाना पड़ता है। उसके लिए डीएम दफ्तर में जाना पड़ता है, तहसील में जाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके बाद एनओसी मिलता है और उसके बाद कहीं जाकर चेंज ऑफ लैंड यूज होता है, जिसके लिए एक निश्चित फीस भी लगती है। पर इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आज की तारीख में एक कृषि योग्य भूमि मान लीजिए 10 लाख रुपए की है, पर सीएलयू होने के बाद हो सकता है कि वही 10 लाख की भूमि 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए की हो जाए। इतना ज्यादा उस जमीन के दामों में भी अंतर आ जाता है। और ज्यादातर सीएलयू या लैंड डाइवर्जन उन जगहों पर किया जाता है जो जगह बिल्कुल आबादी वाले इलाकों से मिलती जा रही हैं, यानी कि कृषि योग्य भूमि जो है वो आबादी वाले इलाकों के बिल्कुल नजदीक आ चुकी हैं, वहां पर सीएलयू की परमिशन सबसे ज्यादा दी जाती है। अब तुकाराम भी लगातार इस कोशिश में था कि उसे आज परमिशन मिल जाए या कल परमिशन मिल जाए। किसी ने सलाह दी कि आप सीधा एसडीएम साहब से जाकर मिल लें। एसडीएम टेकराम महेश्वरी से मुलाकात करने के लिए अब तुकाराम पहुंच चुका था उनके दफ्तर में। उनके दफ्तर में जाकर कथित तौर पर रिक्वेस्ट करता है कि सर जी, मैंने लैंड डाइवर्जन के लिए अप्लाई किया है, कृपया करके, मैं गरीब आदमी हूं, मेरी एप्लीकेशन को जल्द से जल्द मंजूर कर ले, मुझे एनओसी उपलब्ध करवा दे ताकि मैं आगे अपनी कार्रवाई कर सकूं। अब जब ये बात कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक
तुकाराम ने एसडीएम साहब को कही तो उसके बाद दूसरी तरफ से डिमांड आई कि 1 लाख रुपया दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ये बात तुकाराम को कहीं ना कहीं सही भी इनिशियली लगी कि चलो पैसे देकर तो काम हो जाएगा, मगर पैसे लाए तो लाए कहां से और दे तो दे क्यों, क्योंकि काम बिल्कुल ही लीगल था। अब तुकाराम ने अपने घर आकर अपने दोस्तों मित्रों से सलाह की, परिवार में सलाह की, सभी का यही तर्क था कि पैसे देना तो बिल्कुल गलत है। पर तुकाराम यहां पर नहीं रुका। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उसने रिश्वत के लिए हामी भर दी थी और एक दिन निश्चित करके कथित तौर पर आरोप के मुताबिक वो एसडीएम साहब के पास गया और उनको रिश्वत के पैसों की पहली खेप पकड़ा आया। उनको कहा कि सर मेरा ध्यान रखिएगा और किसी भी तरह से मेरा जल्दी से सीएलयू करवा दीजिएगा। दूसरी तरफ से कथित तौर पर हामी में जवाब भी आया, यानी कि जल्द काम हो जाएगा। अब इसके बाद लगातार परिवार का भी प्रेशर था कि भ्रष्टाचार में तो लिप्त नहीं होना है, क्योंकि अगर कोई रिश्वत ले रहा है ना सिर्फ वो गैर कानूनी काम कर रहा है बल्कि रिश्वत देने वाला भी गैर कानूनी काम कर रहा है। अब परिवार और रिश्तेदारों की बात सुनते हुए तुकाराम इस बात के लिए तैयार हुआ कि रिश्वत तो नहीं देनी, भ्रष्टाचार नहीं करना है। इसी क्रम में तुकाराम ने फैसला किया इस एसडीएम के खिलाफ शिकायत करने का। अब शिकायत की जाए तो किसको की जाए? एसडीएम तो अपने इलाके के मालिक होते हैं, किसके पास जाएं शिकायत करने के लिए? क्या डीएम के पास जाएं, एसएसपी के पास जाएं या किसी और अधिकारी के पास? अब किसी ने सलाह दी कि इन अधिकारियों के पास जाने के बजाय एंटी करप्शन ब्यूरो है उसके पास पहुंचो, वहां के अधिकारियों को अपनी पूरी बात बताओ। अब इसी के चलते तुकाराम पहुंचता है बेमेतरा से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एसीबी के दफ्तर में। वहां पर पुलिस के अधिकारियों के पास जाकर अपना रोना रो देता है। उनको बताता है कि सर कैसे मैं सिर्फ अपनी मां के नाम जो जमीन है उसका लैंड डाइवर्जन करवाना चाहता हूं, पर एसडीएम साहब ने शुरुआत में 1 लाख रुपए मांग लिए। गरीब मैं आदमी हूं, कहां से इतना पैसा लाऊं? मैंने रिश्वत के पैसे कम करने को कहा तो मान तो गए, पर रिश्वत के बिना काम करने को तैयार नहीं। और जब पुलिस के अधिकारियों ने सारी बात सुनी तो सीनियर अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई कि एसडीएम स्तर का अधिकारी इस तरह से रिश्वत के स्कैंडल में लिप्त पाया जा रहा है, उस पर आरोप लग रहे हैं। पर इसके बाद इस पूरे मामले में एसीबी के सीनियर अधिकारियों की भी हरी झंडी आ गई। अब एसडीएम के खिलाफ बारी थी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, जो कोई भी जांच एजेंसी आमतौर पर करती है, यानी प्रारंभिक जांच जिसमें कि जो भी आरोप लगाए जाते हैं उसके तथ्यों को वेरीफाई किया जाता है, यानी कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्या वो आरोप कल को कोर्ट में स्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे। जितनी भी जांच एजेंसी होती है उनका टारगेट सिर्फ एफआईआर फाइल करना या मुजरिम को पकड़ना नहीं होता, उनका टारगेट होता है कि कल को केस में कन्विक्शन भी होना चाहिए, जिस आरोपी को पकड़ा है वो दोषी साबित होने के बाद जेल भी जाए। अब इसी के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ बातें जो आरोप लगाए गए थे वो सही पाए जाते हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय कर दी जाती है। तुकाराम एसडीएम साहब के बिचौलिए से, जो कि उन्हीं का सुरक्षा कर्मी था, उससे कथित तौर पर बात करता है। कहता है कि 14 नवंबर को मैं अगली जो रकम है जो आपको एसडीएम साहब को पहुंचानी है वो भी दे दूंगा, पर मेरा काम इस बार सर जरूर करवा दीजिएगा क्योंकि मुझे काफी ज्यादा जरूरत है। जल्द से जल्द मुझे अपना सीएलयू होते देखना है। अब ये व्यक्ति 14 नवंबर को एसडीएम साहब के दफ्तर में पहुंचता है, सीधा जाकर नमस्कार करता है, कहता है सर जो आपका आदेश प्राप्त हुआ था उस हिसाब से मैंने काम कर दिया है। पैसे कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एसडीएम साहब को पकड़ाता है, थोड़ी देर में दफ्तर से बाहर निकल आता है। अब जैसे ये व्यक्ति दफ्तर से बाहर निकला, इस बीच कथित तौर पर आरोप के मुताबिक एसडीएम साहब को जो पैसा इस व्यक्ति ने पकड़ाया था, उन्होंने वो पैसा अपने सुरक्षा कर्मी या फिर यूं कहे कि मीडिएटर को पकड़ा दिया, जिसका नाम गौकरण सिंह था। अब जब ये सब कुछ हो रहा था, इसी बीच एक दूसरी तस्वीर थी जो कि एसडीएम के दफ्तर के बाहर की थी। कुछ लोग सादे कपड़ों में काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही तुकाराम एसडीएम के दफ्तर से बाहर निकलेगा, एसडीएम को पकड़ लिया जाएगा। अब तुकाराम जैसे ही बाहर आता है, कुछ लोग भागते हुए एसडीएम के दफ्तर के अंदर दाखिल होते हैं और
उनको दोनों हाथों से जाकर पकड़ लेते हैं। अब एसडीएम साहब की तलाशी होती है, कमरे की तलाशी होती है, पर रिश्वत के पैसे वो नहीं मिलते। इसके बाद शक जाता है पास में खड़े हुए सुरक्षा कर्मी गौकरण सिंह पर। एसडीएम टेकराम महेश्वरी को दोनों हाथों से पकड़े हुए एसीबी के अधिकारी सुरक्षा कर्मी की भी चेकिंग करते हैं। जब सुरक्षा कर्मी को चेक किया जाता है तो उसके पास से रिश्वत के पैसे बरामद हो जाते हैं। अब जब ये सब कुछ होता है तो फौरन एसडीएम साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ ही जो उनका सुरक्षा कर्मी यानी सुरक्षा गार्ड होता है गौकरण सिंह, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब एसीबी के एएसपी सीडी तिर्की ने जानकारी दी। दरअसल जो एसडीएम टेकराम महेश्वरी हैं, उनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें जज के सामने पेश करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात की जाए तो इसके तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी होता है। पर इससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर कोई भी आरोपी दोषी साबित हो जाता है तो उसकी नौकरी तुरंत प्रभाव से चली जाती है। यहां पर अगर एसडीएम साहब दोषी पाए जाते हैं तो उनकी नौकरी पर भी बड़ा खतरा मंडरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही एसडीएम के रिश्वत लेने की बात आम लोगों को पता चली, रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग उनके दफ्तर के बाहर इकट्ठे हो गए। दरअसल लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से एसडीएम साहब कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक रिश्वत ले रहे थे, लोगों को तंग कर रहे थे और काम नहीं करने दे रहे थे। पर आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये सब आरोप हैं। इन आरोपों को सही तभी माना जाएगा जब माननीय कोर्ट अपनी मोहर उस पर लगा देगी, यानी कि माननीय कोर्ट का फैसला ही अंतिम सत्य और अंतिम तथ्य होगा। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख मिलती है कि कभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, अनैतिक रास्ते पर ना चलें। इस पूरे मामले में यह समझने को मिलता है कि आप प्रशासन में किसी भी बड़े पद पर जा सकते हैं, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, डीएसपी या और किसी भी सिविल महकमे में अधिकारी बन सकते हैं, पर कभी भी भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी का साथ ना दें, क्योंकि अगर गैरकानूनी काम करेंगे तो एक ना एक दिन आप तक भी कानून के हाथ जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए हमेशा ईमानदारी से काम करें और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की तरफ आगे बढ़ाते चलें। जय हिंद।